So in another video of endocrine system, today we will discuss about the disorder related to thyroid gland. आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड या डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। प्रीवियसली हमने थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस, उनका रोल, है ना, ये सब कुछ समझ लिया है। आज हम इनसे थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, मेन हार्मोन है थायरोक्सिन, उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। ठीक, आज का ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशन है उनसे, उनके रिलेशन से ना, उनका जो मेन हार्मोन है थायरोक्सिन, उसके रिलेटेड हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा हमें पता है, थायराइड ग्लैंड का जो मेन सिक्रीशन है, हम जिसे कहेंगे थायरोक्सिन कहते हैं, है ना, थायरोक्सिन है ना। थायरोक्सिन का सिक्रीशन या तो बॉडी में ज़्यादा हो सकता है या फिर बॉडी में कम हो सकता है। डिसऑर्डर का मतलब इम्बैलेंस, है ना, इम्बैलेंस या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर नॉर्मल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन को की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हो सकता है, और तब इसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइपो सिक्रीशन। क्या वर्ड यूज करेंगे? हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन। ठीक, हाइपो वर्ड का भी होता है लेस सिक्रीशन, कम सिक्रीशन, या फिर मोर सिक्रीशन हो सकता है थायरोक्सिन का, मोर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ज्यादा सिक्रीशन हो सकता है बॉडी में, तब टर्म यूज करेंगे हाइपर सिक्रीशन। ठीक, तब वर्ड यूज करेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपर का मतलब होता है मोर, यहाँ पे ये हाइपर वर्ड का मतलब क्या होगा? मोर। ठीक, हाइपर का मतलब मोर, है ना, और इस हाइपो का मतलब क्या होगा? लेस। ठीक है, अब दोनों वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन का या हाइपो सिक्रीशन के लिए जो टर्म यूज करेंगे, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही पूरा वर्ड लिखते हैं, हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। किसका? थायरोक्सिन का या तो ज्यादा सिक्रीशन होगा या फिर कम सिक्रीशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म यूज करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्म क्या लिखेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर से एक बार इसको बोलिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। 2-3 बार इसको प्रोनाउंसिएट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे सेम हाइपर सिक्रीशन मीन्स ज्यादा सिक्रीशन किसका? थायरोक्सिन का, तब इसके लिए टर्म लिखते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या लिखेंगे? हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक, तो दो टर्म समझ आ गया। हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, मोर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन का मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। टर्म डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, दोनों के केस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या प्रॉब्लम होएगी, है ना। अलग अलग इंडिविजुअल की बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स अलग अलग आते हैं। मतलब एज ग्रुप, जैसे कोई अगर सिंपल गोइटर की कंडीशन में जा सकता है, कोई क्रिटिनिज्म की कंडीशन में जा सकता है। इन सब में डिफरेंसेस हमें समझने हैं और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, वो हम देखेंगे। हमारा जो आज का बात होगा हाइपोथायरॉयडिज्म का और हाइपर थायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म भी 3 तरह का हो सकता है। एक को हम बोलेंगे सिंपल गोइटर,
ठीक, क्या बोलेंगे, सिंपल गोइटर। कब होगा, क्या होगा, वो अपन अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा डिसऑर्डर को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। दूसरा डिसऑर्डर हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या कहा जाता है, क्रिटिनिज्म। तीसरा डिसऑर्डर होता है थायराइड मिक्सोइडिमा। थायराइड मिक्सोइडिमा। ठीक, ये 3 डिसऑर्डर्स होते हैं। थायराइड मिक्सोडिमा है, मिक्सोइडिमा नहीं लिखेंगे, मिक्सोडिमा। ठीक है, तो ये 3 डिसऑर्डर होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। ठीक है, अभी हम तीनों में डिफरेंशिएशन देखेंगे कि सिंपल गोइटर क्या होता है, क्रिटिनिज्म क्या होता है, और थायराइड मिक्सोडिमा क्या होता है। एंड जो हाइपर थायरॉयडिज्म का कंडीशन है, इससे एक डिजीज होती है, ये डिजीजेस के नाम हो गए 3। एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। क्या बोलते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन 4 डिजीजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म, थायराइड मिक्सोडिमा और थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। ये सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म और थायराइड मिक्सोडिमा ये हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन में होगा, है ना। और थायरोटॉक्सिकोसिस का प्रॉब्लम हाइपर सिक्रेशन का कंडीशन में होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा डिजीज होगा सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल गोइटर। ठीक है, अब इस सिंपल गोइटर का के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका एक और नाम है वो नोट करेंगे, ऑल्सो नोन एज कोलोइड गोइटर। इसका दूसरा नाम क्या है, कोलोइड गोइटर, ये भी ध्यान रखना है ना। कोलोइड गोइटर भी इसको कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। ये होता है किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। अगर फूड में, फूड सप्लाई में जो हमारा न्यूट्रिशन के थ्रू हमें मिलता है, न्यूट्रिशन में हम लेते हैं, अगर उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हम सिंपल गोइटर की कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, क्या नोट करेंगे, इफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। अगर डेफिशिएंसी हो जाता है आयोडीन का किसमें, फूड में, तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारा जो है वो, अब जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी फूड में तो बॉडी को तो आयोडीन चाहिए, क्योंकि थायरोक्सिन की सिंथेसिस में आयोडीन चाहिए होगा, है ना। वो ब्लड स्ट्रीम से ज्यादा थायराइड एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड try to absorb more and more iodine from blood stream। ब्लड स्ट्रीम से हमारा जो ये थायराइड है वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। इस ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश में थायराइड ग्लैंड अपना साइज इनलार्ज करता है, क्योंकि ज्यादा इनको काम करना है तो ये अपना साइज इनलार्ज कर लेता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, सो दैट थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस इट्स साइज। ये अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, और इसी इंक्रीज्ड साइज की वजह से, क्योंकि इसका थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है, नेक रीजन में है ना। तो नेक रीजन में आपका क्या आ जाता है, स्वेलिंग। क्या आ जाता है, स्वेलिंग। ये इंक्रीज्ड साइज क्या कॉज करेगा, इंक्रीज्ड साइज कॉजेज
swelling in neck region, नेक रीजन में ये स्वेलिंग कॉज करेगा एंड इसी को हम बोलते हैं सिंपल गोइटर। इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल गोइटर। ठीक है, तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। अगर डेफिशिएंसी होती है फूड में, किसकी? आयोडीन की, तो हमारा थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि जो थायरॉक्सिन की सिंथेसिस है, थायरॉक्सिन की डिमांड है बॉडी को, वो फिक्स्ड है नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो ब्लड से ज्यादा आयोडीन की जरूरत होगी, क्योंकि हम बॉडी में इंटेक कम कर रहे हैं, है ना, सॉरी फूड के थ्रू बॉडी में इंटेक कम कर रहे हैं, तो वो ब्लड में जो आयोडीन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से थायराइड ग्लैंड अपना साइज क्या कर देता है? इंक्रीज करता है, और यही इंक्रीज्ड साइज जो है किसका कारण बनता है? स्वेलिंग। किसका? थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग का कारण बनता है नेक रीजन में, एंड दैट इज द सिंपल गोइटर। ये क्या है? सिंपल गोइटर है। मतलब एक बात याद रखनी है, सिंपल गोइटर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है किसमें? फूड में। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, एक वर्ड और यूज करते हैं, एंडेमिक गोइटर। क्या वर्ड यूज करते हैं? एंडेमिक गोइटर। ठीक है, अब एंडेमिक वर्ड आई थिंक सबने सुना होगा, है ना। अभी इसी कोविड के दौर में आपने एंडेमिक, है ना, पैंडेमिक, ये सारे टर्म सुने थे। एंडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिजीज एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, वहां के लोगों में पाई जाए, तब उसको हम बोलते हैं एंडेमिक डिजीज। ठीक है, अब जो हमारा कोविड था वो भी पहले चाइना में आया, तो उसको हमने एंडेमिक, साइंटिस्टों ने एंडेमिक टर्म दिया कि एंडेमिक डिजीज है। फिर वो दुनिया के लगभग सारे देशों में फैल गया, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पैंडेमिक डिजीज, जब वो वर्ल्ड वाइड डिस्पर्स हो गया। ठीक है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एरिया में होगा तो एंडेमिक बोलेंगे। हमारा जो गोइटर है ना, ये भी एंडेमिक डिजीज का कंडीशन रखता है। जब क्या हो जाए, अब इसका मीनिंग लिख लेना, व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम a particular disease in a particular area, अब यहां पर्टिकुलर एरिया जो हमारा है वो होगा मेनली हिली एरिया। देन गोइटर को हम बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। ये तो हमारा जनरल मीनिंग हो गया कि जब कोई ज्यादातर लोग एक पर्टिकुलर एरिया की किसी डिजीज से सफर करें, तब उस डिजीज को हम एंडेमिक बोलेंगे। लेकिन हम एंडेमिक गोइटर की बात करें, व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम गोइटर इन अ पर्टिकुलर एरिया, मेनली कहाँ? हिली एरिया, देन गोइटर इज टर्म्ड एज एंडेमिक गोइटर। तब हम उस गोइटर को क्या बोलेंगे? एंडेमिक गोइटर बोलेंगे। और ऐसा क्यों है? हिली एरिया के लोगों में ज्यादातर लोग एंडेमिक मींस गोइटर के सिम्टम्स रखते हैं, गोइटर से सफर करते हैं। इसका रीजन आपको याद रखना है, नोट करके याद इसको लिख लीजिए। क्योंकि हिली एरियाज का मतलब है कि स्लोप है वो, है ना, ऐसे हिली एरिया का मतलब स्लोप ज्यादा होता है। तो जो माउंटेन्स पे रेन होता है, बारिश होता है, उसके साथ आयोडीन का कंटेंट इनका फ्लश हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है। इसलिए हिली एरियाज में उनके फूड आइटम्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और वहाँ के ज़्यादातर लोग अपने सिंपल गोइटर की डेफिशिएंसी के साथ सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर ली कि हिली एरियाज में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपको ये बात भी पता होगी कि हमारा जो ओशन है या सीज हैं, वहाँ आयोडीन की सफिशिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है।
अब जो लोग है ना सी फूड यूज करते हैं डेली या रेगुलरली, है ना, तो उनमें क्या सिंपल गोइटर होगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि वो रेगुलर यूज कर रहे हैं किसका? सी फूड का। तो जो पर्सन रेगुलरली सी फूड इंटेक करता है, खाता है, उसको कभी भी सिंपल गोइटर का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भी आप नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? persons who takes seafood regularly never show the symptom of simple goiter। उसको वो कभी भी सिंपल गोइटर का सिम्टम नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए दूसरे डिसऑर्डर की बात करा जाए, हाइपोथायरायडिज्म का क्रिटिनिज्म। दूसरा डिसऑर्डर क्या था? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म भी हाइपोथायरायडिज्म ही है, बट इसकी कंडीशन अलग है। क्रिटिनिज्म में का मतलब होता है जब हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन किसी प्रेगनेंसी के दौरान आ जाए, प्रेग्नेंट लेडी के प्रेगनेंसी के दौरान आ जाता है, तो जो डेवलपिंग फीटस है या बेबी है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो ये क्या प्रॉब्लम, किस कंडीशन को बोलेंगे? ये है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन जब आती है तब उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। अब इसके वजह से क्या होगा, दैट कॉजेज, ये क्रिटिनिज्म डेवलपिंग फीटस में क्या क्या कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। पहला, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। पहला जो कॉज बंद करता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। जो यंग वंस ग्रो कर रहा है वो डिफेक्टिव होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। क्या क्या डिफेक्टिवनेस हो सकता है, यहां हम नोट डाउन करेंगे। जैसे स्टंटेड ग्रोथ होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा मतलब उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल नहीं होगी, बॉडी के सारे ऑर्गन्स लगभग छोटे होंगे, है ना, जिसे हम इसी स्टंटेड ग्रोथ को ही हम एक्चुअली क्रिटिनिज्म बोलते हैं। स्टंटेड ग्रोथ को ही क्या बोल देते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट क्या होगा डेवलपमेंट में, है ना, मेंटल रिटार्डेशन होगा। मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू होगा, है ना, उसका जो आईक्यू का लेवल है वो भी नॉर्मल नहीं होगा, लो होगा, है ना। एबनॉर्मल बॉडी का शेप होगा या एबनॉर्मल स्किन होगा, एबनॉर्मल स्किन होगा। ठीक, उसके साथ साथ इनका डीफ म्यूटिज्म का भी प्रॉब्लम आता है। डीफ म्यूटिज्म का भी प्रॉब्लम आता है। ये डीफ म्यूटिज्म का मतलब क्या होता है? इनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है ना, बोल नहीं पाते हैं, इनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि तुतला के बोलना, है ना, या फिर ज्यादा ढंग से नहीं बोल पाना, दैट इज द डीफ म्यूटिज्म। इसमें आप लिखेंगे प्रॉब्लम इन स्पीकिंग।
बोलने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के कुछ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एक्चुअली इस बेबी जो ये फीटस है, इसके हर तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या मैच्योरेशन में प्रॉब्लम होती है, मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो ये तो आप नोट डाउन करेंगे ही। क्रिटिनिज्म के केस में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो आप नोट करेंगे एक साथ एक चार्ट के थ्रू, जिससे और आसानियां हो जाए। क्रिटिनिज्म में फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल, क्रिटिनिज्म के कंडीशन में फिजिकल ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती है, फिजिकल ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती है, रिटार्डेड होती है ना, डिफेक्टिव ग्रोथ होती है। क्या क्या? फिजिकल ग्रोथ में हमने पहले बात कर लिया है, स्केलेटल ग्रोथ को भी ये स्टंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्केलेटल क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा, है ना, तो इनकी हाइट जो होगी वो छोटी रह जाती है। दूसरा फिजिकल में हमने देखा था क्या? मस्कुलर ग्रोथ, है ना, मस्कुलर ग्रोथ होता है, तो मस्कुलर ग्रोथ भी ढंग से नहीं होता है, तो इनका वीक मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? वीक मसल्स होती हैं। एंड फिजिकल ग्रोथ में स्केलेटल, मस्कुलर और एक विसरल ग्रोथ भी होता है, विसरल ग्रोथ होता है। अब यहाँ विसरल ग्रोथ के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, विसरल का मतलब इंटरनल, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स का जो ज्यादा ग्रोथ ना रिटार्डेड नहीं होता, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होंगे तो वो अलाइव ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो सो दैट ये जो उनका इंटरनल ऑर्गन्स है, देखो बॉडी का डॉफ है, बॉडी का हाइट भी कम है, मसल्स भी वीक हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स लगभग अपने नॉर्मल साइज में ग्रो कर जाते हैं, ज्यादा रिटार्डेड नहीं हो, थोड़ा रिटार्डनेस यहाँ भी होता है। इस वजह से इनका जो पेट वाला रीजन है ना वो बाहर आ जाता है ना, पॉट बेली शेप में आ जाता है ना, ऐसे बर्थ जैसे होता है नहीं, वो मटके जैसा बाहर सा रहता है ऐसे बच्चों में। तो इनकी प्रॉब्लम सबसे सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो यही हो जाता है। तो विसरल में लिखेंगे नॉट सो रिटार्डेड, बहुत ज्यादा रिटार्डेड तो नहीं होता, नॉट सो रिटार्डेड, और इस वजह से इनका जो सबसे आप देखकर ही पहचान जाओगे क्या हो जाता है, पॉट बेली शेप्ड हो जाता है, हेंस पॉट बेलीड हो जाते हैं। इनका जो पेट होता है वो बर्तन ऐसे मटकी की तरह बाहर आ जाता है, यही इनका सबसे मेन सिम्टम है पहचानने का। एक्सटर्नली आप पहचान सकते हैं, और आप उधर ऐसे बहुत सारे बच्चे आप अगर आप देखोगे तो उधर स्लम्स में देखने को मिल जाते हैं। ये तो फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम हुई। मेंटल ग्रोथ में भी इनके प्रॉब्लम आती है, मेंटल ग्रोथ भी ठीक से नहीं होता है। तो मेंटल ग्रोथ जब ठीक से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लो आईक्यू होगा, है ना। तो ऐसे टर्म, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इडियोसी, इडियोसी, है ना, इडियट वर्ड सुना होगा, तो इडियोसी मतलब ये लो आईक्यू का बच्चा होगा। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं एम्बिसिलिटी, इम्बिसिलिटी, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मतलब लिख लो लो आईक्यू, है ना, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इनका मेंटल ग्रोथ जो होता है वो रिटार्डेड होता है। इसके साथ साथ इनका सेक्सुअल ग्रोथ भी ढंग से नहीं होता, है ना, सेक्सुअल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इन्फेंटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब बच्चों के छोटे छोटे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब नॉर्मल शेप में नहीं होते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा,
इनके पास बहुत सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते, क्योंकि वैसे ही प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। तो लिखेंगे नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, है ना, नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसमें ज्यादा नहीं आते या फिर नहीं आते हैं। तो ये कुछ इनका क्रेटिनिज्म का ओवरऑल जो हमें बात याद रखना है, ये याद रखना। फिजिकल ग्रोथ भी रिटार्डेड है, मेंटल ग्रोथ भी ढंग से नहीं होती, सेक्सुअल ग्रोथ भी नहीं होती। फिजिकल ग्रोथ में क्या क्या, स्केलेटल, मसल्स, विसरल। स्केलेटल ड्रॉप हो जाता है, मसल वीक हो जाती हैं, विसरल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा रिटार्डेड नहीं है, इस वजह से इनका पॉट बेलीड हो जाता है, पेट ऐसे मटके जैसा हो जाता है। ये इनकी कॉमन सबसे कॉमन फीचर है जो आप पहचान सकते हैं देख के। मेंटल रिटार्डेशन होता है, लो IQ होता है ना। सेक्सुअली वो इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, है ना, एज बढ़ने के साथ साथ सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, उसके साथ साथ कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते हैं। आई थिंक क्रेटिनिज्म क्लियर है। तीसरा प्रॉब्लम, चलिए तीसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म का तीसरा डिसऑर्डर है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, थायराइड मिक्सोडिमा। हेडिंग बनाया डिसऑर्डर है थायराइड मिक्सोडिमा। ये भी हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है, बट ये हाइपोथायराइडिज्म का केस एडल्ट्स में हो, क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जब ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आएगी तो हम बोलेंगे थायराइड मिक्सोडिमा, है ना। एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, कॉजेज मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा ये कॉज करता है, कॉजेज मिक्सोडिमा, है ना। एंड इसके लिए मिक्सोडिमा के लिए एक टर्म और यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं गर्ल्स डिजीज। ठीक, अब हाइपोसिक्रीशन हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो BMR स्लो हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल स्लगिश सा हो जाता है ना। बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती है जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगी, या फिर बहुत ज़्यादा आप फ्रेश नहीं होएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी बॉडी। तो ये प्रॉब्लम्स आपको एडल्ट्स में आने लगती है, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में, है ना। अब जिन फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इर्रेगुलर हो जाता है। अगर आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन याद हो तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे क्या, हाइपोथायराइडिज्म या इन एडल्ट वुमेन, hypothyroidism causes irregular menstrual cycle, irregular menstrual cycle। इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, है ना। तो इससे इरेगुलर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो प्रेगनेंसी भी नॉर्मली नहीं होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर पहले ये चेक करता है कि उनमें थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल बात हो गई आपके हाइपोथायराइडिज्म की, पूरी कहानी खत्म, है ना। तीनों हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। पहला सिंपल गोइटर, दूसरा क्रेटिनिज्म, तीसरा थायराइड मिक्सोडिमा। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है, कब होता है ना। सिंपल गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, क्रेटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म का केस आ जाए, कंडीशन आ जाए प्रेग्नेंट लेडीज में या प्रेगनेंसी के दौरान, एंड थायराइड मिक्सोडिमा एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। चलिए लास्ट जो हमारा प्रॉब्लम है ना, लास्ट हाइपरथायराइडिज्म की हम बात, थायरोटॉक्सिकोसिस।
थायरोटॉक्सिकोसिस, ये एक प्रॉब्लम है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आता है, थायरोटॉक्सिकोसिस। और थायरोटॉक्सिकोसिस के का रीजन पहले हम लिखेंगे, क्यों होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका कॉज है, इनके कॉजेज के बारे में लिखेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस का। पहला कॉज है ड्यू टू कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। पहला कॉज लिखेंगे ड्यू टू कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर का कारण हो जाता है, कैंसर कॉज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मींस क्या हो जाएगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन बढ़ा देता है। या फिर दूसरा कारण है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, छोटे नोड्स बन जाते हैं, तो इससे भी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाती है। इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अपना सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है ना, दैट कॉजेज इंक्रीज्ड synthesis and secretion of thyroxine hormone। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉडी की मेटाबॉलिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि थायरोटॉक्सिकोसिस का प्रॉब्लम क्या है, कब होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, कॉजेज क्या है कि थायराइड ग्लैंड में या तो कैंसर हो जाए, है ना, इनकी सेल्स कैंसरस हो जाए, या फिर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, तो इनका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में कुछ चेंजेस तो आएंगे, है ना, क्योंकि थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर की कंडीशन में चला जाएगा बॉडी, है ना, थायरोक्सिन का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। वो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो अपन लिखेंगे। हाँ, इसके लिए हम कुछ बातें और हमें ऐड करनी है। इस इंक्रीज्ड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस को हम कुछ और नामों से जानते हैं। जैसे एक नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। इसको एक्सोप्थैलेमिक गोइटर के नाम से भी जानते हैं। और भी कुछ नाम है, हम वो भी धीरे धीरे ऐड करेंगे। चलिए, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर याद रखेंगे। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे कि ये एक्सोप्थैलेमिक गोइटर है। चलिए देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिख लीजिएगा, कैरेक्टराइज्ड बाई पहला पॉइंट, पहला इनका जो कैरेक्टराइजेशन है दैट इज द इनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड। इनलार्जमेंट इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपना क्या हो जाता है, इनलार्ज कर जाएगा, साइज इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। तो आप ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि सिंपल गोइटर है, नेक रीजन से तो नहीं कर सकते, है ना। इनलार्जमेंट वहां भी हो जाता है, यहां भी हो जाता है। दूसरा कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। दूसरा कैरेक्टराइजेशन यहां होता है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल।
जो आई बॉल है वो बाहर आने लगती है ना, जो हमारी आई बॉल है वो बाहर से ऐसे आने लगती है बटन की तरह, है ना। तो ये इनका मेन कैरेक्टराइजेशन है पहचानने का। आई बॉल बहुत ज्यादा बाहर हो जाए तब हम ये कहेंगे, इनलार्जमेंट के साथ साथ आई बॉल्स भी बाहर आने लगे तो समझ जाना है कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में इंडिविजुअल है। इसके साथ साथ जब थायरोक्सिन का लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीएमआर क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीज्ड बीएमआर। अब जब इंक्रीज्ड बीएमआर होगा तो बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा बन रहा होगा, है ना, बॉडी इरिटेटेड होगा, बॉडी अनस्टेबल होगा, इंडिविजुअल बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, ऐसे बहुत कुछ इनमें बीएमआर इंक्रीज्ड होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, बॉडी वेट लॉस होता है। बॉडी वेट लॉस, बॉडी वेट का लॉस बड़ी तेजी से होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले से होते हैं। ये इनके कुछ कैरेक्टराइजेशंस हैं, है ना। और इस एक्सोप्थैलेमिक गोइटर का और क्या क्या सब नेम है वो यहीं पे नोट करेंगे। एक नाम है ग्रेव्स डिजीज, इसको हम बोलते क्या है, और ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, ये एक नाम याद रखना है। दूसरा नाम याद है रखना है इनका बेस ड्यूज डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस डाउज डिजीज। ठीक है, क्या नाम याद रखना है, बेस डाउज डिजीज। और आपका थायरोटॉक्सिकोसिस आपने याद ही रखा है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर आपके सामने है ना। तो कुल मिला के थायरोटॉक्सिकोसिस के कई सब नेम्स हैं, ये जरूर याद रखना है। थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपर सिक्रीशन को बोलेंगे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल की वजह से इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर बोल देते हैं, है ना। ग्रेव्स डिजीज एंड बेस डाउज डिजीज, इसके और भी दो सब नेम्स हैं। ये ओवरऑल बात हो गई डिसऑर्डर्स किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। आई होप ये आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन का